हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का जीसी सेंटर में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग सही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपका सत्यम भाई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण जो कि आज कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं इसमें हम लोग क्या होता है। पहले तो हम लोग देखेंगे अम्ल क्या होता है भाई। ये अम्ल क्या होता है? अम्ल बहुत सारे पुरानी अवधारणाओं को अम्ल क्षार के बारे में बहुत सारे कहते हैं कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। जो कड़वा होगा वो क्षार होगा, जो खट्टा होगा वो अम्ल होगा। अब ऐसे तो बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख सकते कि अम्ल जो होता है खट्टा होता है, क्षार जो होता है कड़वा होता है। थोड़ा तो परिभाषा तो लगेगी। उसके लिए हम लोग परिभाषा लिखते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो या फिर जिसका जिसका जलीय विलयन जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या हमने लिखा है भाई कि जो अम्ल होता है उसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल में HCl, H2SO4, HNO3 etc ये सब अम्ल हैं। अब कहोगे कि ऐसे की पहचानने के लिए क्यों ही इसे HCl को हम लोग अम्ल ही क्यों कहेंगे? कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल ही है? कैसे पहचानेंगे? सर आप तो जानते हैं कि भैया आप तो जानते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षार है। हम लोगों की तो पहचानने में आए कि हम लोग को कैसे पहचाने। और यहाँ पर ये है तो कैसे पहचान रहे हैं कि क्या है? देखिएगा, अम्ल को सिंपल सा पहचानने के लिए जो अम्ल होता है मुख्य रूप से आप क्लास 10th में दो रूपों में देखने को मिलेगा। पहला जो है कि हाइड्रोजन प्लस हेलोजन और हाइड्रोजन प्लस अधातु ऑक्साइड। देखिएगा ध्यान से, ये दो रूपों में हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चे। भाई लोग, अम्ल जो है क्लास 10th में दो रूपों में देखने को मिलता है, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन। हाइड्रोजन कहने का मतलब भाई आप लोग हाइड्रोजन को अच्छे से जानते हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक होगा और हाइलोजन। हाइलोजन क्या है भाई? जो समूह 17 में जो जितने भी तत्व आते हैं उन्हें हाइलोजन वर्ग के तत्व कहा जाता है। हाइलोजन तत्व जैसे कि हो गया क्लोरीन, हो गया फ्लोरीन, हो गया आयोडीन, हो गया। ये सब जो है हाइलोजन ग्रुप के तत्व हैं। ओके, देखते हैं। अब हाइलोजन हो गया तो हाइलोजन हो गया प्लस एक Cl को जोड़ दो, क्या बन गया? HCl। ये हाइड्रोजन प्लस हाइलोजन, जहां पर देख हाइड्रोजन होगा एक
और हाइड्रोजन में ये तीनों देखने को मिलेंगे, ये तीनों देखने को मिलेंगे। तो वो क्या होगा, वो अम्ल होगा। इसके साथ ये तीनों कहीं पर देख, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस हमने क्या बोला, अधातुक ऑक्साइड। अधातुक ऑक्साइड क्या होता है भाई, अधातुक ऑक्साइड क्या होता है, जैसे कि SO4 हो गया, NO3 हो गया, SO3 हो गया, ये सब जो है अधातु के ऑक्साइड है। इन्हें क्या कहा जाता है, अधातु के ऑक्साइड। अधातु के साथ ऑक्सीजन है। ओके, तो ये अधातु के ऑक्साइड होंगे। तो अब मैंने बोला कि ये हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, उसके बाद अधातु का ऑक्साइड। अधातु जैसे मान लो मैं इसको ले रहा हूं प्लस SO4, ये क्या बना लिया। अब इस पे -2 का आयन होता है, इस पे +1 का आयन होता है, तो ये आयन जुड़ेंगे तो H2SO4 ये बना लिया। एक और देख लेते हैं, हाइड्रोजन ले लिए प्लस ये NO3 ले लिए, तो ये क्या बनाएगा, H, इस पे -1 होता है, इस पे +1 होता है, HNO3 होता है। तो ये क्या बना, ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है। अम्ल को कैसे पहचान सकते हो आप, बस दो बातें ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन के पास 7 हैलोजन देखने को मिलेगा, हैलोजन में ये तीनों और भी बहुत सारे होते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन के साथ अधातु का ऑक्साइड, ये जो अधातु के साथ ऑक्सीजन हो उसे अधातु का ऑक्साइड कहते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए HCl, H2SO4, HNO3, ये सब जो है अम्ल हैं, और ये जल में घुलकर, क्या बोला मैंने, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अभी लिखा है ना, ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं क्षार पे। क्षार, क्षार पे बढ़ते हैं। क्षार क्या होता है भाई, ध्यान से सुनिएगा। अभी इसका परिभाषा देखिएगा, क्षार वह पदार्थ है, वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, तथा स्वाद में कड़वा होता है, तथा अम्ल को उदासीन करता है, उसे क्षार कहते हैं। क्या हमने बोला भाई कि क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन करता है, उसे क्षार कहते हैं। और ये जल में घुलकर, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH- आयन देता है, और अम्ल क्या करता है, H+ आयन देता है। ये ध्यान रखिएगा, ये H+ आयन देता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल लिख देता हूं क्षार में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है भाई, क्षार है। ये जितने भी हमने लिखा है ये सब
क्षार है। अच्छा, ये पहचानेंगे कैसे कि ये क्षार है? सर आप तो जानते थे, भैया आप तो जानते थे कि ये क्षार होता है, आपने लिख दिया। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये क्षार ही है? ध्यान से देखिएगा कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब क्षार को पहचानने के लिए हम लोग बस क्षार, यहाँ पे मैं लिखता हूं, ये जो क्षार है, क्षार को पहचानने के लिए बस एक बात ध्यान रखना होता है, धातु, धातु प्लस हाइड्रोक्साइड, धातु प्लस हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब धातु कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब धातुएं हैं। तो धातु जो है कि मान लीजिए मैं एक सोडियम, इसी को मैं लेता हूं, एक सोडियम धातु लेता हूं Na, और हाइड्रोक्साइड प्लस OH। अब ये दोनों क्रिया करेंगे तो सोडियम पे प्लस का 1 चार्ज होता है, इस पे माइनस का 1 चार्ज होता है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? NaOH। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड देखते हैं, Mg प्लस OH का माइनस, इस पे प्लस का 2 होता है। अब ये क्रिया करेगा तो MgOH का होल ट्वाइस बनाएगा, तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जो है ध्यान रखिएगा कि जिसमें धातु हो और पीछे हाइड्रोक्साइड लगा हो, जिसमें धातु हो और पीछे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH, इसमें भी OH, सभी में OH देखने को मिलेगा, सभी में। जिसमें पीछे OH हो वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ओके, इतना क्लियर रहेगा, याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे जो है अम्ल एवं क्षार के बारे में, जैसे आर्हेनियस अवधारणा हो गया, लुईस अवधारणा हो गया, ये सब जो है देखे जाते हैं, जिसमें से हम लोगों को आर्हेनियस अवधारणा देखना है। देखते हैं क्या होती है। अनुसार अम्ल एवं क्षार की परिभाषा, हमने क्या लिखा है? आर्हेनियस। बहुत सारे लोग जो है कि आर्हेनियस लिखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे जिसका बनता है वो ऐसे लिखता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार की परिभाषा क्या होगी? आर्हेनियस जी ने क्या कहा था अम्ल के लिए? अम्ल के लिए क्या कहा था? अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हमने क्या बोला भाई कि अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो अम्ल है, जैसे कि अभी मैंने बताया था, अम्ल के लिए एग्जांपल में HCl, H2SO4, HNO3, ये सब जो है अम्ल है। एथिल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब जो है सभी अम्ल हैं। अम्ल को पहचानने के लिए मैंने बताया था। तो इन्होंने क्या बोला कि ये सब जो है जल में जब घुलते हैं, मान लीजिए HCl है, जो जब जल में घुलते हैं, जल में ये घुलेंगे तो क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन देंगे। क्या देंगे भाई? हाइड्रोजन आयन देंगे और Cl दे रहे हैं। ओके, अब मान लीजिए इसको मैं ले रहा हूं H2SO4 को, H2SO4, तो ये जल में घुलेंगे तो भी यहाँ पर H प्लस हाइड्रोजन आयन, ये जल में घुल रहे हैं, H प्लस आयन प्लस SO4 -2 दे रहे हैं। क्लियर है? और ये जो HNO3 है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो है,
ये जल में घुलेगा तो H प्लस एन प्लस NO3 ऋण ये देगा। तो ध्यान से देखिएगा, इनके अनुसार ये जो अम्ल है जल में घुलने के बाद कहाँ पे जल में घुल कर H प्लस आयन देते हैं। सभी में देखो भाई ये H प्लस आयन दे रहा है, ये भी और ये भी हाइड्रोजन आयन देते हैं। ओके, और एक बात याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन ये जल में जो अम्ल जो होता है जब जल में घुलता है तो ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ये जल के अणु से, हाइड्रोजन आयन ये जल के अणु से जुड़कर, जल के अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, ये जल में जो घुलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो यही हाइड्रोजन आयन जो होता है जल से घुलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसका यहाँ पर देख लेते हैं, ये H प्लस और ओके, ध्यान रखिएगा, ये बात मत भूलिएगा कि ये जो जब जल में घुलता है, जब हाइड्रोजन आयन जो होता है तो ये स्वतंत्र नहीं रहता, ये जल के अणु से, ये जल के अणु से मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा इसमें। अब जानते हैं क्षार के बारे में। क्षार के बारे में आर्हेनियस जी ने क्या बोला था वो देखते हैं। क्षार के बारे में, क्षार के बारे में इन्होंने क्या बोला था कि क्षार जल में घुलकर, क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं भाई, ये क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल बताया था जैसे NaOH हो गया, और भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब जो है ये सब क्षार हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं भाई, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए NaOH है, ये जल में घुलेगा तो क्या देगा, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अभी हमने क्या बोला कि क्षार जो होता है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये कौन बताए थे भाई, ये आर्हेनियस ने बताया, ये आर्हेनियस ने बताया। ओके, ध्यान रखिएगा। इसी तरह एक एग्जांपल दूसरा और ले लेते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जल में घुलेगा तो क्या देगा, प्लस OH। क्लियर, कोई दिक्कत? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार की परिभाषा जो है इन्होंने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी देखा है, ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और यहाँ पर भी जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन आयन है बच्चा, ये आयन जो है जल के अणु से, किसके, ये जल के अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। यहाँ पर आप लोग एक देख सकते हो यहाँ पर। ओके, अब क्षार के लिए बोला, क्या बोला था इन्होंने कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल,
ओके, एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और स्टार पॉइंट में लिखाता हूँ। बहुत सारे लोग जो है कि क्षार को जो है भस्म बोलते हैं, भस्म। ओके, तो भस्म ये होता क्या है कि जब ये सूखा होगा, ध्यान सुनिएगा, ये जो क्षार है जिसमें पानी नहीं मिला होगा, मतलब लिक्विड अवस्था में नहीं होगा, कहने का तात्पर्य है कि जब पाउडर अवस्था में होगा तब वो भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? वो भस्म कहलाता है। जब ही भस्म में पानी मिला H2O, मतलब वो लिक्विड अवस्था में हुआ, तब वो क्या कहलाएगा? वो क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे क्या, बहुत जो है इसमें लुईस संकल्पना भी देखी जाती है, तो लुईस संकल्पना आप लोग देख लीजिए अगर होगा तो। वैसे तो एनसीईआरटी में लुईस संकल्पना क्या होता है कि लुईस ने बताया था कि अम्ल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दाता होता है और क्षार जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। यही बताया था और ज्यादा कुछ नहीं बताया था उन्होंने। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं सूचक। सूचक, अब ये सूचक क्या चीज है? सूचक वो होता है कि नॉर्मल सी बात है, सूचक अम्ल और क्षार को पहचानने में प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। ओके, देखते हैं इसकी परिभाषा। प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। सूचक क्या होता है भाई? अम्ल एवं क्षार को प्रयोगशाला में जो होता है अम्ल को और क्षार को पहचानने में प्रयोग किया जाता है, हम लोग सूचक कहते हैं। सूचक जो होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो सूचक जो होता है मुख्य रूप से सूचक दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होगा प्राकृतिक सूचक। क्या होगा? प्राकृतिक प्राकृतिक सूचक। ये क्या होता है? प्राकृतिक सूचक क्या होता है कि जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। लिख लेते हैं इसके लिए भी। वैसा सूचक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे प्राकृतिक द्वारा क्या क्या प्राप्त हो सकता है, जैसे कि प्याज, लिख लेते हैं, प्याज हो गया, लाल पत्ता गोभी,
लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, इट इज। अब ये जब जो है, ये हल्दी जो है भाई, ये प्राकृतिक से ही प्राप्त होती है। कि जाकर तुम लैब में जाकर हल्दी तो नहीं बनाते हो ना, ऐसा तो नहीं होता। हल्दी जो है ये प्राकृतिक से ही उगती है। प्याज जो है ये प्रकृति का ही देन है। और लिटमस, लिटमस जो है ये, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। और लाल पत्ता गोभी आप लोग देख ही रहे हो, ये सब जो है प्राकृतिक से। सिंपल सी बात है, जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हो और वो अम्ल और क्षार को पहचानने में सहायता करे, वो प्राकृतिक सूचक। ओके। अच्छा, ये जो लिटमस पेपर है, लिटमस, लिटमस, लिटमस पेपर बोला जाता है। और लिटमस, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अब लिटमस क्या होता है, ये जो होता है ये भी प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा अलग है नाम सुनने में, बट ये भी प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होता है। ये लाइचेन के पौधे से लाया जाता है। कहां से भाई? ये लाइचेन के पौधों से प्राप्त किया जाता है। अब ये क्या है कि जब इसमें पाउडर रूप में जो है, पाउडर रूप में प्राप्त किया जाता है। ओके। अब पाउडर रूप में प्राप्त किया जाता है, जैसे कागज है, मान लो मैं थोड़ा सा ले लेता हूं, ये कागज है। तो मान लो ये कागज है, तो जब इसका जो है चूर्ण प्राप्त होता है, चूर्ण होता है पिसा हुआ बारीक। अब चूर्ण प्राप्त होता है तो इसको भिगोकर, भिगोकर अब उस चूर्ण को इस पे ऐसे रख दिया जाएगा, जैसे दोनों तरफ लगा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा लिटमस पेपर। अब उसको अम्ल या क्षार में डालकर देखते हैं, रंग बदलता है, कैसा रंग बदलता है, तो क्या होता है ये अभी देखेंगे। ओके, देखते हैं। ये मुख्यतः ये जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर मुख्य रूप से, सॉरी थोड़ा सा, चलिए, मुख्य रूप से दो रंग में होता है, दो रंगों में पाया जाता है, जो है दो रंगों में बनता है। ओके, कौन सा? लाल और दूसरा नीला। ये कितने रंगों में? दो रंगों में, लाल और नीला। ओके। अब ये इससे कैसे पहचाना जाएगा? हल्दी को तो आप लोगों ने देखा होगा, हल्दी जो है, आप लोग जब मान लो कि सफेद कपड़ा पहने हो, उस पे जो है हल्दी गिर जाता है, तो जब आप धोते हो साबुन से, तो उसमें देखोगे तो लाल लाल हो जाता है, ऐसा होता है। तो ये भी जो है अम्ल और क्षार को पहचानने में सहायता करता है। ओके, देखते हैं। अब इसके बारे में ज्यादा पूछता है, ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा, है ना, ऐसा ऐसा पूछता है। तो देखिएगा, जब लाल लिटमस पेपर है, लाल, लाल लिटमस है, इसमें जब ये लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाता है, अम्ल में डाला जाता है, लाल लिटमस पेपर को जब अम्ल में डाला जाता है, तो ये क्या करता है, ये कोई रंग परिवर्तन नहीं करता। क्या करता है? ये कोई रंग परिवर्तन नहीं करता, लाल ही रहता है, रंग परिवर्तन नहीं करता। अब लाल ही लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को जब क्षार में डाला जाता है, जब क्षार में डाला जाता है, तो ये जो है लाल लिटमस पेपर होगा तो उसको नीला कर देता है। ये जो अभी मैंने बताया, ये कहाँ गया भाई? हम देखते हैं कि अभी मैंने बताया कि जो, मान लीजिए ये लाल लिटमस पेपर है, ये क्या है? लाल लिटमस पेपर। जब लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाएगा, ये लाल लिटमस पेपर है, जब ये अम्ल में डाला जाएगा तो ये लाल ही रहेगा, इसका कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। परंतु
परंतु जब लाल लिटमस पेपर को जब लाल लिटमस पेपर है, जब इसको क्षार में डाला जाएगा, इसे क्षार में डिप किया जाएगा, तो ये रंग बदलकर नीला हो जाएगा। इसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो लाल लिटमस पेपर के लिए हुआ, ये जो है लाल लिटमस पेपर के लिए हुआ। अब यहीं पर कहीं नीला लिटमस पेपर आ जाए, नीला लिटमस नीला लिटमस पेपर आ जाए, तब जब नीला लिटमस पेपर आए भैया, तो ये जब अम्ल में जाता है, ये जब अम्ल में जाता है तो इसका रंग बदलकर नीला हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। अब जब ये क्षार में जाता है, ये नीला लिटमस पेपर जब ये क्षार में मिलता है, क्षार में मिलता है, तो कोई रंग परिवर्तन नहीं करता, कोई रंग परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखिएगा। अभी मैं देखिएगा थोड़ा सा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये नीला लिटमस पेपर है, एक तरह से मान लीजिए कि ये नीला है, नीला लिटमस पेपर है। जब ही मैं इसे अम्ल में डालूंगा तो इसका रंग बदल कर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। नील सॉरी 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 यहाँ पर लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लाल हो जाएगा और सब हाँ सही है। मैंने क्या बोला? नीला लिटमस पेपर को, ये नीला लिटमस पेपर है, अब इसे अम्ल में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अब ये नीला लिटमस पेपर को जब क्षार में डालते हैं तो इसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये था प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में प्याज भी आता है, लाल पत्ता के वो भी आता है, हल्दी आता है, लिटमस आता है। लिटमस के बारे में बस ये जो है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भाई, यही पूछता है कि जब लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो ये कैसा रंग हो जाता है। तो कैसा, इसमें दिया रहेगा ऑप्शन कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, तो वो ऑप्शन सही होगा। ऐसे ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित सूचक। अब हमने प्राकृतिक सूचक पढ़ा था, अब पढ़ेंगे मानव निर्मित सूचक। मानव निर्मित सूचक। अब ये मानव निर्मित सूचक क्या होता है? जाहिर सी बात है भाई कि प्राकृतिक सूचक जब प्रकृति द्वारा प्राप्त हो रहा था तो मानव निर्मित मानव द्वारा बनाया गया होगा। यही बात है ना, मानव निर्मित जो है मानव द्वारा बनाया गया होगा, उसे मानव निर्मित सूचक कहते हैं। तो इसका परिभाषा एक तरह से लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में मानव द्वारा निर्मित सूचक मानव निर्मित सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मानव निर्मित सूचक कहलाता है। इसमें जैसे फिनाल्फेलिन, मिथाइल ऑरेंज, इसे बहुत सारे लोग जो है मेथिल ऑरेंज भी बोलते हैं। इसे जो है बहुत सारे मेथिल ऑरेंज भी बोलते हैं और मिथाइल ऑरेंज भी बोलते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, देखते हैं। ये जो है, अब कहोगे कि ये कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल और क्षार को कैसे पहचानता है, तो देखते हैं। ये जो फिनाल्फेलिन है ये रंगहीन सूचक होता है।
इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रंगहीन सूचक, ये कैसा सूचक है? ये रंगहीन सूचक है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये जब अम्ल में जाता है, ये रंगहीन सूचक है। ये जब अम्ल में जाता है, अम्ल में जाता है तो रंगहीन ही रहता है। कैसा रहता है? रंगहीन ही रहता है। ओके। अब इसको रंगहीन फिनाप्थेलीन रंगहीन को जब क्षार में डाला जाता है, क्षार में डाला जाता है तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का। ये ध्यान रखिएगा, टेक्निकल ऑप्शन में पूछता है कि जब फिनाप्थेलीन को क्षार में डुबोया, फिनाप्थेलीन की बूंदे जब क्षार में डाला जाता है तो कैसा हो जाता है, या फिर फिनाप्थेलीन में जब क्षार की बूंदे डाली जाती हैं तो कैसा रंग परिवर्तन दिखाता है, तो कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब ये मिथाइल ऑरेंज जो है, इसके लिए मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूँ। ये जो है नारंगी रंग का सूचक है। ये कैसा है? नारंगी रंग का, ये पहले से नारंगी रंग का सूचक होता है। अब इसी को भाई जब अम्ल में डाला जाता है, इसी को जब अम्ल में डाला जाता है, अम्ल में डाला जाता है तो ये कैसा रंग बदलता है? ये लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चा लोग? ये लाल हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज को जब, मिथाइल ऑरेंज मान लो ये मिथाइल ऑरेंज इसमें रखा है थोड़ा सा, अब जब इसमें अम्ल की कुछ बूंदे डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा? ये लाल रंग का हो जाएगा। ओके। अब इसी को जब क्षार में डालोगे, क्षार में डालोगे तो इसका रंग बदलकर पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? अब यहाँ पर अम्ल न डालकर यहाँ पर अगर क्षार डालोगे तो इसका रंग बदलकर पीला हो जाएगा। ओके। फिर से सुनिए, जो फिनाफ्थेलीन है, फिनाफ्थेलीन एक रंगहीन सूचक होता है। जब अम्ल में डाला जाता है तो ये रंगहीन ही रहता है, मतलब कोई रंग परिवर्तन नहीं करता है। जब इसे क्षार में डाला जाता है तो ये गुलाबी हो जाता है। ओके। अब ये जो मिथाइल ऑरेंज है, बहुत सब लोग जो होता है इसे मेथिल ऑरेंज भी बोलते हैं। अब ये जो होता है नारंगी रंग का सूचक होता है। जब इसे अम्ल में डाला जाता है तो ये लाल हो जाता है, और इसे क्षार में जब डाला जाता है तो ये पीला हो जाता है। ये पीला हो जाता है। अब ये मुख्य रूप, सॉरी, इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ये कैसा हो जाता है? लाल और ये पीला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। देखते हैं भाई ये क्या होता है। अम्ल जब होता है इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, क्षार कैसे रिएक्ट करता है सभी धातुओं के साथ, अधातुओं के साथ, ये देखते हैं। अम्ल जो होता है, अम्ल अम्ल को जब धातु से क्रिया कराते हैं, धातु से क्रिया कराते हैं तो सामान्यतः जो है, सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जाम्पल देखते हैं, Zn प्लस H2SO4। अभी हमने बताया कि ये जो है ये अम्ल है। अम्ल, ये Zn एक धातु है, जिंक एक धातु है। अब ये जब इससे अभिक्रिया करेगा, और ये बात रखिए, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर ये अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया होती है सामान्यतः विस्थापन होती है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। मैंने पहले जो है पार्ट में बताया था चैप्टर में कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, और उसको ऐसे मैंने सूत्र भी बताया था, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इसके हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि कौन इसको विस्थापित करेगा। ओके। अब यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ,
ये था जो है सक्रियता श्रेणी से हम लोग बोल रहे थे। हम लोग इसे काशीनाथ का माली आलू जराफी के पकाता है कौन है, आगे आओ। से पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो है सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी में अगर मैं जिंक को देखूं यहाँ पर, जिंक को, तो ये जो है यहाँ पर आ रहा है। अब ये जो है विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, किसी यौगिक से उसके तत्व या परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित करता है तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर क्या है, ये जिंक जो है ऊपर है सक्रियता श्रेणी में, और यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर नीचे है। तो ये जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्या करेगा, विस्थापित। Zn SO4 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगी। क्या बनाएगा, Zn SO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ओके। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या करता है कि यहां पर ऐसा दे देगा, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या लिखा है, Ag सिल्वर प्लस H2SO4। अब यहाँ पर जो Ag है, हम लोग इस सक्रियता श्रेणी में देखते हैं भाई, ये जो Ag है सक्रियता श्रेणी में यहाँ पर नीचे है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर हो गया। अब यहाँ पर Ag नीचे हो गया, मतलब जो है चांदी जो है नीचे हो गया और हाइड्रोजन ऊपर हो गया। जब हाइड्रोजन ऊपर हो गया तो ये क्या, Ag इसको विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, हम लोग लिख देंगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, ऐसा सिर्फ ऐसा करके Ag प्लस H2SO4 यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा यहाँ पर कि ये क्या बनाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सक्रियता श्रेणी को ध्यान रखना है। जो नीचे तत्व आएगा ऊपर वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्षार कैसे अभिक्रिया करता है। ये तो अम्ल के लिए था, अब क्षार कैसे अभिक्रिया करता है इसको मिटा लेते हैं। क्षार, क्षार जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः ये भी जो है हाइड्रोजन गैस ही देता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया। क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया, क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया, ये हमारी हेडिंग बन गई। और यहाँ पर भी लिख सकते हो अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। ओके, ध्यान रखिएगा। जब ये क्षार जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये भी सामान्यतः हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे मैं बोलूं Zn प्लस NaOH, अब ये आपस में क्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाते हैं, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आई होप कि दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पर लिख लेते हैं आप लोग, चलिए थोड़ा सा और ऊपर, Zn प्लस NaOH एरो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2। ये क्या बना रहा है, ये जो होता है ये है सोडियम जिंकेट। ध्यान रखिएगा, ये जो है पूरा ये सोडियम जिंकेट है। अब ये जो है क्या बनाया, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देता है। अब ये ध्यान रखिएगा भाई कि ये जो अभिक्रिया है हर धातु के साथ नहीं होती है, हर धातु के साथ नहीं होती है। ओके, ये जो अभिक्रिया है क्षार जो है हर धातु के साथ ऐसे अभिक्रिया नहीं करता है, ये बस रेयर अभिक्रियाएं होती है
जो कि हमारे क्लास 10th में एनसीईआरटी में ये दे रखा था, इसलिए ये बताया गया। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मिटाते हैं। धातु कार्बोनेट अगला टॉपिक है जो अभी हमने पढ़ा था कि अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म में। तो ये पहला टॉपिक था। ये दूसरा टॉपिक है कि धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट से अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से जब अम्ल क्रिया करता है तो क्या बनता है, देखिएगा। जब धातु का कार्बोनेट होता है, अम्ल जब क्रिया करता है तो अम्ल कैसे क्रिया करेगा। अम्ल धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट एवं बाई कार्बोनेट से क्रिया कर लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ओके, अब हमने क्या बोला है भाई कि जब अम्ल जो है, ये अम्ल धातु कार्बोनेट एवं बाई कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है एग्जांपल। NaCO3 प्लस H2SO4, ये क्रिया करके क्या बनाएंगे भाई, देखिएगा। Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अब यहां पर क्या बोला, एक Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये एक लवण है, H2O जल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जब भी धातु का कार्बोनेट होगा या फिर बाई कार्बोनेट होगा, वो अम्ल से जब अभिक्रिया, जब अम्ल जो है धातु का कार्बोनेट, ये धातु है और ये कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो लवण देगा, जल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं NaCO3 प्लस HCl, क्या बनाएगा यहाँ पर NaCl प्लस यहाँ पर H2O प्लस CO2। ये आप लोग संतुलन जो है थोड़ा सा करने का प्रयास करिएगा। ओके, यहाँ पर यहाँ पर जो होगा Ca होगा, कैल्शियम कार्बोनेट एवं जो CaCl2 होगा, बस बस CaCl और सब सही है, आप लोग देख लीजिए इसे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्षार। क्षार के साथ क्या होता है, क्षार के साथ क्या होगा भाई, ये एग्जांपल था ये पहला। क्षार, क्षार जो होता है धातु कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट नेट से क्रिया
नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कहोगे ये तो नाइंसाफी हो गई सर। अब ये क्रिया कर रहा है, ये क्रिया नहीं कर रहा है, ऐसा? भैया ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो धातु का कार्बोनेट है ना, ये जो धातु का कार्बोनेट है, ये जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अब ये जो क्षार है, ये तो क्षार ही है। अब ये भी क्षारीय प्रकृति, ये भी क्षार। अब कोई भी ऐसा सुने हो कि क्षार क्षार आपस में क्रिया करेगा? सिंपल सी बात है कि जैसे जाहिर सी बात है कि लड़की लड़की से जैसे शादी नहीं कर सकता, उसी तरह ये भी तो है कि क्षार क्षार से आपस में क्रिया नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्योंकि धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट क्षारीय प्रकृति प्रकृति यहाँ पर ऐसे होगा, प्रकृति का होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो क्षार है, क्षार जो धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? कि ये जो है धातु का कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, ये किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। इसलिए जो है ये क्षार से क्रिया नहीं करता। और ये अम्ल है भाई, तो ये अम्ल जो है क्रिया करके लवण देता है, जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। आज के लिए इतना ही। अपने क्लास दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए और फॉलो करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।